नमस्कार दोस्तों। टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं विजय विक्रम सिंह आप सभी प्यारे साथियों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आप सभी भाई बहनों को गुड इवनिंग, शुभ संध्या। आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, मुस्कुराते रहें, हंसते रहें और जीवन में सदा आगे की ओर बढ़ते रहें। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, शुरू करते हैं। देखिए, जैसा कि आप सभी भाई बहन जान रहे हैं कि आप सभी के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रैक्टिस श्रृंखला यहाँ हम प्रारंभ कर रहे हैं और यह प्रैक्टिस श्रृंखला आपकी परीक्षा में सफलता दिलाने की दृष्टि से आपको निश्चय ही 100% कारगर होगी। जी हाँ, थोड़ा बहुत नहीं, 100% कारगर होगी। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, इसमें हमने शुरू में कुछ भाषा विज्ञान के प्रश्न लिए हैं, उसके बाद हम सीधा व्याकरण पर आएंगे। बिल्कुल टॉपिक वाइज आपको व्याकरण कराया जाएगा, एक एक टॉपिक सीरियल से। प्रश्न हम लेंगे थोड़े, जैसा कि आप हमारा स्वभाव जानते हैं कि हम उस तरह के अध्यापक नहीं हैं कि हम 50 क्वेश्चन 100 क्वेश्चन, देखिए अपना अपना नेचर होता है लोगों का। हमारा कहना है कि हम 20 क्वेश्चन कराएंगे, लेकिन जो प्रश्न उठाएंगे उस प्रश्न से रिलेटेड सभी तथ्य सभी बातें आपको बिल्कुल क्लियर कर देंगे। तो मेरे हिसाब से ये, जहां तक मुझे लगता है कि यह एक बेहतर ढंग है, तरीका है। चलिए, देखिए, अगर हम भाषा की बात करें तो भाषा से संबद्ध आपके 3 प्रश्न बनते हैं। 3 प्रश्न भाषा से रिलेटेड आपके 3 प्रश्न बनते हैं और वो तीनों प्रश्न जो हैं हम यहाँ डिस्कशन कर लेते हैं। पहले मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, भाषा से रिलेटेड आपके 3 प्रश्न बनते हैं बेटा। पहला प्रश्न होता है जिसको हम कहते हैं राष्ट्रभाषा, जो यहाँ दिया गया है, जिसके बारे में हम यही डिस्कशन कर लेंगे। दूसरा है, पहले हम यहाँ डिस्कस कर लेते हैं कि राष्ट्रभाषा का दर्जा उस भाषा का होता है जो पूरे राष्ट्र में पाई जाती है। राष्ट्र की सर्वोच्च सर्वोच्च शासकीय संस्था संसद जिसे मान्यता प्रदान करती है। विभिन्न राज्य जिसमें परस्पर शासकीय पत्राचार करते हैं। राष्ट्र की समस्त भाषाओं में जिसका भंडार सबसे अधिक समृद्ध होता है। देखिए, एक बात मैं आपको और भी बता दूं बेटा, यहाँ जो है देखिए, राष्ट्रभाषा जो है सर्वोच्च शासकीय संस्था संसद जिसे मान्यता प्रदान करती है। संसद के संसद मान्यता प्रदान करे, ऐसी कोई अनिवार्यता नहीं है। देखिए, राष्ट्रभाषा होने का तरीका क्या है बेटा, मैं आपको बताता हूं। सबसे पहला पॉइंट है कि राष्ट्रभाषा होती है कि देश की 70% से, काट दो तब भी बच्चे नहीं मानते, अजीब है। देश की 70% से अधिक जनता जिस भाषा को बोलती, समझती,
हेलो हेलो बेटा, मैं क्लास ले रहा हूँ, मैं 2 बार फोन कर दिया, ये इतना समझदार हो आप लोग यार। चलिए, 70% से अधिक जनता जिस भाषा को बोलती है, समझती है ना, वो भाषा वहां की राष्ट्रभाषा। जो राष्ट्रभाषा होने का सबसे महत्वपूर्ण फार्मूला है वो यही है। ये कहीं भी नहीं है कि राष्ट्रभाषा के लिए ये जरूरी है कि संसद उसे मान्यता दे कि ये देश की राष्ट्रभाषा है। नहीं, परस्पर शासकीय पत्राचार पत्राचार वो आपस की भाषा में भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो है राष्ट्रभाषा जिसका भाषा जो है भंडार समृद्ध हो, ये कोई अनिवार्यता नहीं। सबसे मुख्य देखो, वैसे तो आप नॉर्मली सब मान सकते हो, पर जो सबसे मुख्य है वो यही है कि पूरे राष्ट्र में जो भाषा बोली जाती है, पूरे राष्ट्र के जो 70% से अधिक लोग जिस भाषा को बोलते समझते लिखते पढ़ते हैं, वो भाषा राष्ट्रभाषा कहलाती है। और यही एक सबसे बड़ा पॉइंट था बेटा, जब हिंदी को मेरे बच्चे राष्ट्रभाषा बनाने की बात आई, तो जो सबसे बड़ा व्यवधान आया वो यही आया कि हिंदी जो है भारत में उस समय दक्षिण के राज्यों ने विरोध कर दिया। तो अब अकेले उत्तर के राज्य तो इतने हैं नहीं कि 70% जनसंख्या बन जाए, इसलिए हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं मिला। अच्छा, हाँ, दूसरा होता है राजभाषा। राजभाषा, देखो, राजभाषा का मतलब इसे सरकार मान्यता देती है ना, इसको जो है संसद, राजभाषा जो है इसे संसद मान्यता देती है। इसका कारण है बेटा कि राजभाषा का मतलब है सरकारी कामकाज, सरकारी कामकाज, सरकारी कामकाज जिस भाषा में होता है, सरकारी कामकाज जिस भाषा में होता है वो भाषा राजभाषा कहलाती है। इसको संसद मान्यता देती है। जैसे भारत के जो है, जैसे अनुच्छेद 343 भाग 1, इसमें कहा गया है कि भारत की राजभाषा, भारत की राजभाषा हिंदी व लिपि देवनागरी होगी। भारत की राजभाषा हिंदी व लिपि देवनागरी होगी। ये जो है अनुच्छेद 343 भाग 1 में कहा गया। तो ये राजभाषा के लिए प्रावधान संसद करती है, उसके लिए वो अनुच्छेद बना करके भी प्रावधान कर सकती है। मानक भाषा, मानक भाषा, देखिए ये प्रश्न वही सब हैं जो आपके एग्जाम में विगत वर्षों में आ चुके हैं या जिनके आने की प्रबल संभावना। मानक भाषा किसको कहते हैं? भाषा का सम्मान बढ़ता है, भिन्न भिन्न भाषा क्षेत्रों से उसका एक रूप समान रूप से प्रामाणिक माना जाता है, वह और वही तदनुरूप प्रयुक्त होता है, जिसके आधार पर दूसरे भाषा रूपों की स्थिति जांची परखी जाती है, प्रदेश सरकार जिसे मान्यता प्रदान कर रहे हैं कि मानक भाषा किसको कहा जाता है। देखो बेटा, एक बात ध्यान रखना, मानक भाषा का मतलब होता है, ये भित्र भित्र नहीं है बेटा, भिन्न भिन्न है। भिन्न भिन्न भाषा क्षेत्रों से उसका एक रूप समान रूप से प्रामाणिक माना जाता है, वही तदनुरूप प्रयुक्त होता है। जैसे मैं अभी आपको सिंपल सा उदाहरण दूंगा, तुरंत बात आपको समझ में आ जाएगी बेटा। जैसे मैं आपको बताऊं, मान लीजिए हम बात करते हैं हिंदी। हिंदी जो है, हिंदी
की ही बोली अवधी भी है, हिंदी की ही ब्रज भी है, हिंदी की ही बुंदेली भी है, ठीक है, हिंदी की ही आपकी खड़ी बोली भी है ना, हिंदी की ही आपकी खड़ी बोली भी है। इस तरह से बहुत सारी हैं हिंदी की बोलियां। अब ये मगही है, मैथिली है, भोजपुरी है, तमाम सब हैं। तो ये जो हिंदी की बोलियां, जितनी भी ये हिंदी की बोलियां हैं, इन बोलियों में से जो एक रूप सब में प्रामाणिक माना जाएगा, क्या होगा? जो एक रूप सब में प्रामाणिक माना जाएगा वही मानक भाषा है। इसी को हम क्या कहेंगे? मानक भाषा। जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, जैसे मैं कहूं कि राम घर जाता है, राम घर जाता है, यह जो है भाषा का यह जो रूप है, वो ब्रज वाला भी इसे प्रामाणिक मानेगा, अवधी वाला भी इसे प्रामाणिक मानेगा, बुंदेली वाला भी इसे प्रामाणिक मानेगा, हर व्यक्ति इसे प्रामाणिक मानेगा। इसका मतलब राम घर जाता है, ये क्या है? यह एक प्रामाणिक भाषा है, यह मानक भाषा है, ठीक है। तो अब आप कहोगे कि सर ये तो एक वाक्य है, तो ये किसका वाक्य है? ये वाक्य है खड़ी बोली का। किसका वाक्य है बेटा? खड़ी बोली हिंदी। इसका मतलब है कि हमारे यहाँ जो हिंदी की सभी बोलियों में जो खड़ी बोली हिंदी का रूप है, वही रूप प्रामाणिक माना जाता है, मानक माना जाता है। लेकिन अब आप देखो, खुद से आप एक बात देख लो कि अगर हम खड़ी बोली की बात करें तो खड़ी बोली हिंदी में भी बहुत सारी विसंगतियां हैं, लेकिन वो विसंगतियां यहाँ नहीं ली जाएंगी क्योंकि यहाँ व्याकरण निष्ठ भाषा रहेगी। तो थोड़ा सा कठिन लग सकता है, मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ, क्योंकि इसमें से हर बच्चे का हिंदी बेस नहीं है, कठिन लग सकता है। लेकिन जो मैं बता रहा हूँ ये चीजें एग्जाम से भी बहुत कैप्सूल है। तो मानक भाषा मतलब जानते हैं? इसी देखिए सीधी सी बात है, मानक भाषा का मतलब मुखिया। कैसे? जैसे हम घर में मान लो 10 सदस्य, तो हम 10 लोगों में से कोई एक व्यक्ति ऐसा होगा जिसकी बात कोई नहीं काटता, उन्होंने जो कह दिया वही घर में होगा, जो उन्होंने कह दिया वही घर में होगा, जैसा उनकी अनुमति होगी वैसा ही होगा। तो ये क्या है? ये वो आदमी मानक है, समझ गए? वैसे ही मानक भाषा मतलब कि चाहे जितनी बोलियां हो, जितनी भी हो, उन सब में से वो रूप जिसको सब माने, हर जगह प्रामाणिक मानी जाए, वही मानक भाषा। सीधा सीधा एकदम व्यवहारिक। भारतीय भाषाओं के भाषा सर्वेक्षण कार्य का संपादन एवं कई खंडों में उसका प्रकाशन किस की अध्यक्षता में संपन्न हुआ? अच्छा क्वेश्चन है। देखिए हुआ क्या था, मैं आपको बताऊं, एक बड़ी अच्छी घटना है ना, एक बड़ी अच्छी घटना है कि आ, अंग्रेज जो थे उस समय जो है बेटा, अंग्रेजों के समय में एक विद्वान हुए जिनका नाम है सर जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। इन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास भी लिखा, द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, अंग्रेजी भाषा। तो ये क्या थे? ये उस समय सिविल, ये क्या थे बेटा उस समय ये सिविल सेवा के अधिकारी थे। ये क्या थे? सिविल सेवा के अधिकारी थे, ठीक है, सिविल सेवा के अधिकारी थे। और इन्होंने, इन्हीं के नेतृत्व में सभी भारतीय भाषाओं के सर्वेक्षण का काम हुआ, सर्वे का काम हुआ। और वो जो सर्वे हुआ वो कई खंडों में प्रकाशित कराया गया, ठीक है। चलिए
ओके, अगला क्वेश्चन लेते हैं बेटा। हिंदी की वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली के निर्माण हेतु संस्कृत, ये दोबारा टाइप हो गया, शब्दों को प्राथमिकता देते हुए उपयोगी शब्द ग्रहण किए जाते हैं। देखिए होता क्या है बेटा कि जब वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली, पहले इस चीज को आप समझो, वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली का मतलब क्या है। देखो वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली का मतलब है कि जो सरकार के कामकाज में प्रयुक्त होती है भाषा, उस भाषा की शब्दावली, ठीक है। तो उस भाषा की शब्दावली को प्राथमिकता देने के लिए, महत्व देने के लिए जो है, जो हम शब्द लेते हैं वो शब्द जो है बेटा कहां से लिया जाता है, सभी मान्यता प्राप्त भारतीय भाषाओं से, सभी मान्यता प्राप्त भारतीय भाषाओं से। अगला है कुमायूनी भाषा का क्षेत्र है, कुमायूनी गढ़वाली। देखिए एक हिंदी होती है जिसका नाम है पहाड़ी हिंदी, आपसे पूछा जाता है पहाड़ी हिंदी। पहाड़ी हिंदी की दो बोलियां हैं, एक बोली है कुमायूनी और दूसरी बोली है गढ़वाली। कुमायूनी और गढ़वाली, ये पहाड़ी हिंदी की दो बोलियां हैं, ठीक है। तो इनका जो क्षेत्र है बेटा, इनका जो क्षेत्र है कुमायूनी और गढ़वाली का, ये इधर आपका रानीखेत, नैनीताल, मतलब कुल मिलाकर हम कह सकते हैं उत्तरांचल, उत्तरांचल का क्षेत्र है कुमायूनी और गढ़वाली, ये पहाड़ी हिंदी की बोलियां। तो सीधी सी बात है ना, भोजपुरी भाषा अपने व्याकरणिक ढांचे में किस भाषा से काफी समानता रखती है, बांग्ला भाषा से, फारसी से, ब्रज से या बुंदेली। आप लोग अच्छी तरह से एक बात जानते हैं, भोजपुरी कहाँ बोली जाती है, बिहार में बोली जाती है। यूपी और बिहार के बॉर्डर पर ना, यूपी और भोजपुरी कहाँ बोली जाती है, भोजपुरी का नाम पड़ा है भोजपुर, भोजपुर के नाम पर। भोजपुर किसको कहते हैं, भोजपुर कहते हैं आरा जिला। वर्तमान में आरा जिला जो है बिहार का, इसी का पुराना नाम था बेटा भोजपुर, ठीक है। भोजपुर, आरा जिले का पुराना नाम था भोजपुर। और यही जो भोजपुरी है, यहां से तो सीधी सी बात है कि ये जो है, अगर आप देखें फारसी बहुत पुरानी है, ब्रज भाषा उत्तर प्रदेश में बिल्कुल पश्चिम में आ गई, कोई लेना देना नहीं है। ये भोजपुरी जो है ये कहाँ बोली जाती है बेटा, ये भोजपुरी बोली जाती है बिहार में और पूर्वी उत्तर प्रदेश में, पूर्वी उत्तर प्रदेश में, ठीक है बेटा। तो अब आप ध्यान से सुने बेटा कि ये बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश में बोली जाती है, तो सीधी सी बात है कि बुंदेली भी, बुंदेलखंड भी काफी दूर है, इसका जो नियरेस्ट संबंध है वो बांग्ला भाषा से। अब आप कहोगे कि सर कैसे, बांग्ला तो बंगाल में है ना। तो देखो अब मैं आपको रीजन बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। देखो एक अपभ्रंश है, जिस अपभ्रंश का नाम है मागधी अपभ्रंश, मागधी अपभ्रंश। इस मागधी अपभ्रंश से निकली है बिहारी हिंदी, बिहारी हिंदी। और बिहारी हिंदी की 3 बोलियां हैं, ये सब आपके एग्जाम में आए हुए हैं, जब आप सॉल्व करोगे तो मिलेगा। कौन कौन सा, मगही, मैथिली और भोजपुरी,
बिहारी हिंदी की 3 बोलियां हैं, मगही, मैथिली और भोजपुरी। ठीक है बेटा। अब इसी मागधी अपभ्रंश से बांग्ला भाषा भी निकली है। अब आप मेरी बात को समझ गए। तो भाई भोजपुरी बिहारी की है, ये सेम एक अपभ्रंश से निकली है, इसलिए इनमें समानता है। इसी से जो है असमिया भाषा भी निकली है, तो ये भी इनके बराबर होगी। हो सकता है कि बांग्ला की जगह असमिया ऑप्शन में दे दे। इसी से उड़िया भाषा भी निकली है, तो इनमें भी समानता होगी। तो अगर कभी आपसे ये प्रश्न पूछा जाए कि बिहारी हिंदी या भोजपुरी की या मगही की या मैथिली की भाषिक समानता किससे है, तो आपका सीधा उत्तर होना चाहिए बांग्ला भाषा से। अगर विकल्प में बांग्ला भाषा नहीं है तो असमिया भाषा से, असमिया भाषा नहीं है तो उड़िया भाषा से। तो बांग्ला, असमिया, उड़िया जो भी विकल्प में हो वही आपका सही उत्तर। ठीक है। आई होप कि प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आया। खड़ी बोली के परिनिष्ठित रूप का विशिष्ट भाषी क्षेत्र है। खड़ी बोली के परिनिष्ठित रूप जानते हैं, मानक रूप जो होता है, जो उसका शुद्ध रूप होता है। कह रहे हैं कि उसका जो है खड़ी बोली के परिनिष्ठित रूप का क्षेत्र है ना। आप लोग जानते हैं हर भाषा का एक मुख्य क्षेत्र होता है, जिसे मैं कुछ भाषाओं का आपको मुख्य क्षेत्र बता रहा हूं। जैसे अवधी, अवधी का जो मुख्य क्षेत्र है वो है फैजाबाद व इसके आसपास, फैजाबाद व इसके आसपास, ये अवधी का मुख्य क्षेत्र है। इसी तरह से जो ब्रज भाषा है बेटा, ब्रज भाषा का मुख्य क्षेत्र है मथुरा, आगरा और अलीगढ़। मथुरा, आगरा और अलीगढ़। इसी तरीके से बेटा मेरे आपका जो ये है खड़ी बोली, खड़ी बोली, खड़ी बोली का जो मुख्य क्षेत्र है वो है मेरठ ना, मेरठ, बुलंदशहर और खुर्जा। वैसे सबसे सच पूछिए तो इसका जो मुख्य क्षेत्र है वो मेरठ, लेकिन मेरठ के आसपास ही है बुलंदशहर और खुर्जा, इसलिए ये भी खड़ी बोली का ही मेन क्षेत्र माना जाता है। एक प्रश्न और नोट कर लेना कि ये जो खड़ी बोली है, ये प्रश्न भी आपसे पूछा जाता है, ये जो खड़ी बोली है, इस खड़ी बोली को कौरवी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इस खड़ी बोली को कौरवी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि कुरु प्रदेश की भाषा है। मेरठ को क्या कहते थे? कुरु प्रदेश ना, पांडव यहीं के थे। हस्तिनापुर वर्तमान समय में मेरठ का ही हिस्सा है। तो ये जो है खड़ी बोली जो है ये कौरवी, कौरवी इसको बोलते हैं क्योंकि ये कुरु प्रदेश की भाषा, कुरु प्रदेश वही मेरठ के आसपास का जो क्षेत्र है बेटा ना, वही कुरु प्रदेश था जहां के कौरव थे। हस्तिनापुर, आप मेरठ से, मुझे लग रहा है मेरठ जो वर्तमान शहर में गया हुआ हूँ, जब मैं मेरठ में था मेरी पोस्टिंग, तो मैं गया हुआ था बेटा, तो मैंने देखा था कि हस्तिनापुर मेरठ से 20-22 ज्यादा नहीं 22-23 किलोमीटर दूर आगे हस्तिनापुर है। खैर वहां तो मान लीजिए महाभारत काल से रिलेटेड कुछ नहीं है, वहां जो कुछ भी है वो जैनियों का ही मुख्य है वहां पर। ठीक है, अभी भी कुछ एकाध साक्ष्य है, जैसे एक कुआं है जिसे द्रौपदी कूप कहते हैं ना। अब ईश्वर जाने लोग बताते हैं कि द्रौपदी जी जो हैं वो महल से अंदर ही अंदर उस कुएं के पास वहां नहाने आती थी
ऐसे भी। अगला है, ब्रज भाषा का आधार भाषा क्या रही है? ब्रज भाषा का ना, ब्रज भाषा का आधार भाषा रही है। देखो बहुत सरल शब्द है, मैं आपको बता दे रहा हूं, नोट कर लो बेटा। देखो याद करा दे रहा हूं, तुरंत नोट नहीं करो, तुरंत याद करा। बस एक घूंट पानी पी लूं मैं। बस बेटा एक मिनट आप रुक जाइए, एक्चुअली थोड़ा सा मुझे जो है ना, चलिए। तो देखो आपको एक चीज मैं यहाँ याद करा देता हूँ बेटा, एक अपभ्रंश है जिस अपभ्रंश का नाम है सौरसेनी अपभ्रंश। सौरसेनी अपभ्रंश, ये सौरसेनी नाम किसके नाम पर पड़ा है? सूरसेन। सूरसेन, सूरसेन जो था बेटा, ये मथुरा का प्राचीन नाम है। मथुरा का प्राचीन नाम है सूरसेन प्रदेश, ठीक है। अच्छा, मथुरा कहाँ है? मथुरा है पश्चिमी उत्तर प्रदेश। पश्चिमी उत्तर प्रदेश। अब यहां से आपको पश्चिमी से याद हो जाएगा पश्चिमी हिंदी। देखो याद हो गया ना कि भाई सूरसेन, सौरसेनी। सौरसेनी कहां से है? सौरसेनी सूरसेन प्रदेश। सूरसेन किसको कहते हैं? मथुरा को। मथुरा कहाँ है? पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है। तो इससे हमने निकाल लिया कि पश्चिमी हिंदी, ठीक है। तो पश्चिमी हिंदी जो है बेटा, ये सौरसेनी अपभ्रंश से निकली है। इसकी 5 बोलियां हैं, प से पश्चिमी, प से 5, इसकी जो है 5 बोलियां हैं। कौन कौन सी हैं? ब्रज भाषा है। अब आपको उत्तर आपका मिल गया बेटा। ब्रज भाषा है, खड़ी बोली है, ठीक है बेटा। ब्रज भाषा है, खड़ी बोली है, बुंदेली है, कन्नौजी है, कन्नौजी है, इसके अलावा हरियाणवी है, हरियाणवी, ठीक है। अब 2-3 प्रश्न यहाँ और भी नोट करिए। जैसे अभी मैंने आपको एक चीज तो बताया था, क्या कि खड़ी बोली को कौरवी कहते हैं। इसी तरह से हरियाणवी जो है इसे बांगरू कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? बांगरू या जाटू। बांगरू या जाटू कहते हैं। तो ये सारे प्रश्न अब आप जब पेपर सॉल्व करोगे लल्ला, तो आपको खुद समझ में आएगा कि नहीं गुरुजी ने जो प्रश्न कराए ये सब प्रश्न हमारे एग्जाम में आने हैं। भाई आ रहे हैं, आए हुए हैं। सौरसेनी अपभ्रंश का भी, सौरसेन निम्न में से कौन सौरसेनी अपभ्रंश से विकसित हिंदी नहीं है? बहुत पूछा गया, बहुत पूछा गया। तो अगर आपको याद हो गया कि सौरसेनी से पश्चिमी हिंदी निकली है। अच्छा, इससे 2 हिंदी निकली है, एक पश्चिमी हिंदी निकली है,
एक राजस्थानी हिंदी निकली है, ठीक है, और पश्चिमी राजस्थानी हिंदी की 4 बोलियां, राजस्थानी हिंदी की 4 बोलियां हैं और पश्चिमी हिंदी की 5 बोलियां ना, पश्चिमी हिंदी की 5 बोलियां हैं, ये पांचों। तो ब्रज भाषा का विकास किससे हुआ है? सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। अगला है वाक्य संगठन की दृष्टि से हिंदी भाषा क्या है? अंग्रेजी भाषा की भांति आयोगात्मक, विभक्ति या स्थान प्रधान, मैं समझाऊंगा, प्रश्न कठिन लगेगा पर है। संस्कृत भाषा की भांति योगात्मक है, सविभक्त स्थानीयता के आग्रह से मुक्त है। बांग्ला भाषा की भांति अयोगात्मक, अविभक्त या स्थान प्रधानता की दशा को पार कर फिर से सविभक्ति की ओर बढ़ रही है। चीनी भाषा की भांति एक एक अक्षर में पूरे वाक्य को, देखो पहली बात तो आप जानते हैं चीनी भाषा आप लोगों ने देखा होगा, फिल्मों आदि में देखते होंगे, वो एक ऐसे 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 करके एक सिंबल बना देते हैं, पूरा एक वाक्य होता है। हिंदी में ऐसा, हिंदी में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है ना। आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि हिंदी में जो है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है ना। हाँ, अच्छा दूसरी चीज ये है, बांग्ला भाषा की भाषा देखो अयोगात्मक कर रहे हैं ना, अयोगात्मक, अयोगात्मक का मतलब समझते हैं? देखो इसमें क्या है, योगात्मक और यही मेन है जो आपको समझना है, योगात्मक और अयोगात्मक। हिंदी में ये दोनों, वैसे देखो आपको मैं बताऊं कि हिंदी जो है वो अयोगात्मक भाषा है। वास्तव में देखा जाए तो हिंदी अयोगात्मक, अयोगात्मक किसको कहते हैं? अयोगात्मक कहते हैं बेटा जिसके विभक्ति चिन्ह अलग लिखे जाए, जिसके विभक्ति चिन्ह अलग लिखे जाए उसे हम अयोगात्मक भाषा कहते हैं। जैसे हिंदी में हम कहते हैं ना कि राम ने खाना खाया, राम ने खाना खाया। अब यहाँ देखिए ने राम से अलग लिखा गया, लेकिन हिंदी में एक खास बात और भी है कि समास के साथ ऐसा नहीं है। समास में हम सीधे सीधे कहते हैं मैंने खाना खाया, मैंने खाना खाया। यहाँ क्या है, मैंने, यहाँ जो मैं है ने इसके साथ जुड़ा हुआ। तो ये जो वाक्य संगठन की दृष्टि से ये संस्कृत भाषा की तरह से है कि इसमें विभक्ति स्थानीयता के आग्रह से मुक्त है। क्यों मुक्त है? इसका कारण है कि इसका व्याकरण है बेटा, और जिस भाषा का व्याकरण होगा वो भाषा कभी भी स्थानीयता के प्रभाव से प्रभावित नहीं होगी। तो देखो जैसे मैं आपको कहूँ कि हम अवधि के अवध क्षेत्र के आदमी हैं, अब मैं अपनी भाषा में अवधि मिलाकर बोलूं तो लोग थोड़ी मानेंगे। देखिए अच्छा आप कभी जानते हैं कभी किसी आदमी को देख करके कैसे आप जानते, जैसे मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, मैं आपको अपनी स्वयं की एक कहानी सुनाता हूँ। मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 5 साल मैंने नौकरी की, लेकिन मजे की बात बता रहा हूं बेटा कि जैसे मैं लाख वहां के शब्दों को अपनी भाषा में मिला दूं, सब कुछ कर लूं, लेकिन जैसे ही मैं बोलता था लोग तुरंत पकड़, अच्छा आप तो यहाँ के प्रॉपर नहीं है, पर आपने यहाँ की शब्दावली सीख ली है, कैसे क्यों पकड़ लेते? क्योंकि मेरी टोन, समझ रहे हैं, यही चीज है ये, मेरी टोन बता देती थी कि मैं पूर्वांचल का आदमी हूं। मेरा वाक्यों का प्रोनाउंसिएशन का तरीका, वाक्यों के प्रोनाउंसिएशन का तरीका बता देता था कि मैं पूर्वांचल का आदमी हूं। इस तरीके से जो है ये एक क्वेश्चन नोट कर लेते हैं। अनेक संशोधन कमिश्नरों के प्रयास के बावजूद देवनागरी लिपि
परिपूर्णता नहीं पा सकी है अपनी मूल प्रकृति के। एक मिनट, प्रकृति के क्या है? आरक्षित होने के कारण, अन्य भारतीय लिपियों के प्रयोक्ताओं के विरोध के कारण, दूसरी भाषाओं को देवनागरी लिपि में लिखने के दुराग्रह के कारण, या सरकारी सहयोग न मिल पाने के कारण। देखो, ये कभी भी ये रीजन मत दिया करना बेटा, कहीं भी रहे ये हमेशा गलत है, क्योंकि आप सरकार के विभाग के लिए नौकरी करने जा रहे हैं और आप कहेंगे कि सरकार सहयोग नहीं करती। देखो होता क्या है, देवनागरी जो है अपनी मूल प्रकृति को नहीं पा सकी है, उसका एक रीजन है क्या, कि देवनागरी जो है ना, देवनागरी जो है बेटा वो आरक्षित होने के कारण ना, आरक्षित होने के कारण, कहने का मतलब ये है कि देवनागरी लिपि जो है ये विशिष्ट रूप की लिपि है और हम इसे अपने ही मूल रूप में लिखते हैं। अगर हम इसे चेंज करते तो चेंज। तो देखो, मुझे उम्मीद है कि क्लास थोड़ी कठिन लगेगी, मुझे पूरा विश्वास, लेकिन मुझे उम्मीद है, लेकिन सबसे बड़ी बात एक चीज की बेटा, कि ये जो मैंने यहाँ तक दिए, यहाँ से 2-3 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन कम से कम, ठीक, तो थोड़ा सा आप लोग इन तथ्यों को एक बार अच्छे से देखिएगा। कल से जो हमारी क्लास होगी वो शुद्ध रूप से व्याकरण पर आधारित होगी। हम वर्ण वर्णमाला से शुरू करेंगे, एक एक टॉपिक बाकायदे व्यवस्थित लेकर के चलेंगे और प्रश्नों के माध्यम से जो उनके तथ्य हैं उनको सीखेंगे। और मैं आपको बता दूं, मैं आपको विश्वास दिला रहा हूँ, पूरी ईमानदारी से अगर आपने जितनी क्लासेस यहाँ दी जाएंगी अगर देख लिया तो आपको खुद लगेगा कि यार व्याकरण पढ़ने हमें कहीं और कुछ करने की जरूरत